हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट्स कम किए हैं और रेपो रेट्स कम होते ही लोगों को ये लगा कि उनकी ईएमआई कम हो जाएगी, कर्ज लेना आसान होगा। लेकिन सच में अभी तक तो ईएमआई कम नहीं हुई है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि रेपो रेट कम हुआ है लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। अब ईएमआई तो वही की वही रहेगी, बल्कि अगर हम कहें बॉन्ड यील्ड के ट्रेंड्स को देखते हुए तो ईएमआई और महंगी होने का खतरा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या आरबीआई और बॉन्ड मार्केट जो है वो आम आदमी के साथ एक धोखा जैसा कर रहे हैं, या हमें सारी बात सही पता नहीं है? तो हमें बॉन्ड यील्ड मार्केट भी समझना होगा, रेपो रेट का गेम भी समझना होगा और दोनों का इंटरकनेक्शन भी समझना होगा। इकोनॉमी के नज़रिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट भी छपी है जिसमें कहा गया है कि वाई बॉन्ड यील्ड्स राइजन डिस्पाइट द आरबीआईज रेट कट्स। ठीक है, तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेपो रेट और बॉन्ड यील्ड बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले रेपो रेट को समझिए कि रेपो रेट जो होता है, जो रेपो दर होती है, ये वो दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। आरबीआई को जब भी आरबीआई से पैसा लेना होता है तो आरबीआई उनको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है उसको हम कहते हैं कि रेपो रेट। ये रेपो रेट जब कम होता है, जब आरबीआई रेपो रेट को घटा देता है, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो इसका असर क्या होता है कि बैंक्स को सस्ते लेवल पर कर्ज मिल जाता है। और बैंक्स जब ज़्यादा कर्ज ले पाते हैं तो वो पब्लिक को, यानी कि जनता को, ज़्यादा लोन दे सकते हैं। और इससे क्या होता है कि ईएमआई सस्ती हो जाती है, लोन सस्ते हो जाते हैं। तो ये असर होता है। लेकिन बॉन्ड यील्ड क्या है? बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड जो है वो सरकार के उधार लेने की लागत है। जब सरकार बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाती है तो जितना ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है उतना ज़्यादा उसको बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सरकार जब बॉन्ड बेचती है और जो उस पर इंटरेस्ट देती है उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि सामान्य तौर पर क्या होता है, जब रेपो रेट घटती है तो बॉन्ड यील्ड भी घटता है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में इसका उल्टा हुआ है। भारत में रेपो रेट तो कम हुई है लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझना होगा कि बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ा हमारे यहाँ। तो वास्तव में क्या है कि केंद्र सरकार पर पहली बात तो बोरोइंग का दबाव है। केंद्र सरकार को जीएसटी सुधार और स्कीम फाइनेंस करने के लिए ज़्यादा उधार लेना पड़ रहा है। वो ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, ज़्यादा पैसा ले रही है, तो कैसे लेगी? बॉन्ड्स इशू करके लेगी। जब वो बॉन्ड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा, तभी जनता वो बॉन्ड्स खरीदेगी। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड सप्लाई बढ़ा रही है, और जब बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ा रही है तो उससे क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी खास बात क्या है? इन्फ्लेशन कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट तो घटा दिया लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर के टोन कड़ा रखा हुआ है। अब क्या है, मार्केट को लग रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट 4% तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा और आगे के रेट कट्स भी अब डाउटफुल है। और इसी दबाव में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड्स अब सरकार के खरीदने के लिए उसे ज़्यादा ऑफर करने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जब से आपने देखा होगा ट्रम्प के टैरिफ हुए, है ना, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई, उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बॉन्ड की डिमांड कम कर दी है। तो चूंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो अब हमारे यहाँ बॉन्ड्स लेने में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? अगर आप उन्हें अपने बॉन्ड्स बेचना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, तभी वो बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हुई है निवेशकों की और इस वजह से आपको बॉन्ड यील्ड बढ़ानी पड़ी है। तो मार्केट का आरबीआई से उस तरीके का कनेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि रेट कट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन मार्केट को लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है और जो फिस्कल डेफिसिट है उससे ज़्यादा समस्या है बजाय रेट कट के। तो इस डिस्कनेक्ट की वजह से भी जो यील्ड है
वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ट्रेंड को देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी ये बात। अगर हम पिछले 10 साल के ट्रेंड को देखें तो अगर इसमें आप देखेंगे तो 2 लाइंस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो आरबीआई जब रेपो रेट को बढ़ा रही है या कम कर रही है, अगर आप देखिए तो रेपो रेट जब भी बढ़ रहा है, रेपो रेट जिस गति से बढ़ रहा है शुरुआत में आप देखेंगे उसी गति से बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है। लेकिन जब रेपो रेट थोड़ा सा अलग तरीके से बढ़ रहा है उस दौरान बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से आगे बढ़ती है, और जिस तेजी से रेपो रेट गिर रहा है पिछले 10 सालों में उस तेजी से बॉन्ड यील्ड में गिरावट नहीं दर्ज हुई है। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे, ये 2021 से लेकर के 25 तक के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप देखें, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 21 से 23 तक रेपो रेट जो है 21 से लेकर के 23 तक, इस दौरान अगर आप देखेंगे तो रेपो रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और उसी समय बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है, यहां तक कनेक्शन सही है। लेकिन 24-25 में जब आप देखोगे तो रेपो रेट घटाया गया है, ठीक है। 24-25 में जब आप देखोगे तो रेपो रेट घटाया जा रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड में उतनी तेजी से गिरावट आप नहीं देख रहे हैं। और यह दिखाता है कि रेपो रेट और बॉन्ड यील्ड का जो रिश्ता होता है वो हमेशा इतना सीधा नहीं होता है। रेपो रेट घटे तो भी बॉन्ड यील्ड अपनी अलग तरीके से एक्ट कर सकती है, वो अलग चिंता का विषय भी बन सकती है। क्योंकि अगर सरकार पर बोरोइंग का दबाव है, सरकार को पैसे चाहिए ही चाहिए, तो उसे इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर करना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन की आशंका रहेगी तो निवेशक उस तरीके से बिहेव करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर एग्जिट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बॉन्ड यील्ड पर उसका भी दबाव बनेगा। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से ईएमआई पर असर पड़ता है। क्यों ईएमआई क्यों इस तरीके से काम होता है? क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड का रिलेशन आप समझ गए रेपो रेट के साथ, तो अब आप समझिए कि क्यों नहीं ईएमआई कम हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है तो बैंक भी लोन रेट घटाने में हिचकते हैं। होता क्या है कि रेपो रेट कम हो जाता है लेकिन बैंक्स ईएमआई कम नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि लोन रेट घटाने से फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। आरबीआई की जरूर ये नीयत थी कि राहत मिले, रेपो रेट कम हो, ईएमआई कम हो जाए लोगों की, लेकिन मार्केट डायनामिक्स ऐसी है कि ईएमआई की रिलीफ को रोक दिया गया है। तो सीधी सीधी बात यह है कि रेट कट्स जरूर हुए लेकिन खुशखबरी अधूरी है। 10 साल में अगर हम देखें तो जीसेक जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनकी यील्ड अभी भी 6.6% तक है। मतलब बैंक को खुद महंगा उधार लेना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लोन रेट सस्ते करने से रहा। अगर इसके हम ब्रॉडर इम्पैक्ट्स को देखें, अगर हम इसके व्यापक परिणामों को देखें तो ब्रॉडर इम्पैक्ट्स में क्या होता है कि अगर हम निवेशकों की बात करें, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो जो निवेशक हैं वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब ये है कि उनको लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स वो खरीद रहे हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क फैक्टर रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सरकार के लिए, तो सरकार, पहली बात तो बोरोइंग सरकार के ऊपर एक दबाव बना रही है, दूसरी बात बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा अर्थव्यवस्था पर। तो अगर हम गवर्नमेंट के साथ बात करें, गवर्नमेंट के सेगमेंट में देखें, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के नज़रिए से भी फिस्कल डेफिसिट एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। इसके साथ आम जनता की बात तो आप समझ ही गए होंगे, ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलने वाली, मिडिल क्लास जनता पर बोझ वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो सच यही है कि जो रेपो रेट है वो घटा तो ज़रूर है, लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण और इस डिस्कनेक्ट के कारण नुकसान बोरोवर्स का हुआ है, मिडिल क्लास का हुआ है, जनता का हुआ है, जो ईएमआई कम होने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वेट कर रहे थे। तो अब आपने इस बात को समझा कि रेपो रेट कम होने के बाद भी जो ईएमआई कम नहीं हो रही है, उसके पीछे जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है। और बॉन्ड यील्ड क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, आई होप आपको ये चीज़ इस छोटे से डिस्कशन से ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि आरबीआई को जो रेपो रेट देखने के बजाय बॉन्ड मार्केट को भी स्टेबलाइज करने के शायद कदम उठाने चाहिए थे, या फिर
आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस या लॉन्ग टर्म बोरोइंग की स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए थी, क्योंकि ओएमओ करके भी आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता था। सबसे अहम बात यह है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस हद तक बेनिफिट पहुंचा सकती है, किस तरीके से वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, क्योंकि अनाउंसमेंट के समय यही लगा था कि ये आम जनता को राहत देने के लिए है, लेकिन वो मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में ज़रूर आती है कि जब हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो मार्केट सेंटीमेंट्स और गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इन दोनों के लिए हमें ध्यान देना होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहीं एक टूल बनकर न रह जाए। ये पूरी एनालिसिस इस बात को लेकर थी, क्योंकि इस बात को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि इसके बाद भी बैंक्स ईएमआई क्यों नहीं कम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स अनसर्टेन हैं, बैंक्स मार्केट की स्टेबिलिटी को लेकर के अनसर्टेन है, इस वजह से बैंक्स इसको कम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, जिसको मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स के बाकी अपडेट्स हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह हैं, वो सब आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, और इसके साथ साथ जो भी मेरे वीडियोज़ आते हैं उनके लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाया करेंगे। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि फाउंडेशन P2I कोर्स है, और आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा सबसे बढ़िया कोर्स है जो यूपीएससी की तैयारी में बच्चों की मदद करता है। 2026 के लिए, 2027 के लिए और 2028 के लिए ये बैच अवेलेबल हैं। आपको तीनों माध्यमों में, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में मिलेंगे। आप ऑप्शनल का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। टीचर्स को आप यूट्यूब पर देखते रहते हैं, वो अपने अलग अलग करंट अफेयर्स के मैटर्स भी लेकर के आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के टीचर आपको ऑप्शनल के भी वीडियोस देते रहते हैं, जिससे आपको टीचर के साथ एक फैमिलियर होने और टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को समझने का मौका मिले। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी 2027 की पूरी प्रिपरेशन मात्र 29,999 रुपये में करवा दी जाएगी। और ये भारी डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, PK लाइव कोड को याद रखना है और इस कोड का इस्तेमाल करना है जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी बैच खरीदें। बहुत ध्यान से आपको जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन करना होगा। क्योंकि 10 सितंबर से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। पहली क्लास 10 सितंबर को होगी और ये 27 की पूरी प्रिपरेशन, प्री, मेंस और इंटरव्यू, हर एक स्टेज की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए, हमारे ऐप पर विजिट करिए। वहाँ पर जाएंगे तो आप 2027 हिंदी बैच प्रतिज्ञा प्लस पर क्लिक करिएगा। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वहाँ पर एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बैच कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और कितने प्रकार से सहायक होगा। इतने कम फीस में इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया बैच, जो सिर्फ आपको सफलता दिलाने के लिए बनाया गया है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।